वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। इलेक्टोरल का मतलब है इलेक्शन और पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति। तो हम भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर रहते हैं और हमारे यहाँ टाइम टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस क्या होता है ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। ये जो टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, इलेक्शंस के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, किसी भी तरह से आ जाए मेरे भाई, ये 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं। 5 नंबर पक्के हैं। नंबर 1, क्या क्या फायदे होते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। दे का मतलब है वोटर्स, यानी कि आप लोग और हम लोग। मतलब हम जिस पार्टी को वोट करेंगे हम ये चूज कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा। मतलब मान के चलो आपने वोट कर दिया इलेक्शन में बीजेपी को, तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लीडर बनेंगे, तो वो तुम्हारे लिए लॉज बनाएंगे। तुमने कांग्रेस को वोट दे दिया तो तुम्हें पता चल गया जी राहुल गांधी जी पावर में आएंगे, वो तुम्हारे लिए। इसका मतलब इलेक्शन का पहला फायदा ये हो गया कि चॉइस जो है वो हमारे हाथ में होती है। नंबर 2, दे कैन चूज हु विल फॉर्म दैट गवर्नमेंट। भाई ये भी पता चल जाएगा, भाई जैसे तुम वोट दोगे अगर वो जीतेगा तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, भाई उसी की बनेगी। और मेजर डिसीजन कौन लेगा, वो ही लेगा। जैसे आज की डेट की बात करूं तो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, तो जो मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कौन ले रहा है, बीजेपी सरकार ले रही है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और जो वोटर्स हैं उन्हें ये भी पता चल जाएगा, मतलब ये भी फायदा मिल रहा है कि किसकी पॉलिसीज आएंगी, ठीक है, कौन लॉज बनाएगा। तो कहने का मतलब पावर जो है वोटर्स के हाथ में है। पुराने वाला सिस्टम नहीं है कि एक राजा चला रहा, भाई साहब राजा ने जो कह दिया वही होगा, आगे चल के राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, नहीं। तो इलेक्शंस में हमें क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, ये 3 फायदे मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, 5 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दो नंबर में कि इलेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है, मान के चलो, ठीक है, लीडर्स। तो एक ऐसी मैकेनिज्म जिससे हम चूज कर सकते हैं कि हमारा लीडर भैया कौन बनेगा। अगर हमें लगता है कि ये लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो उसे हटा भी सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्शन। यहां पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इलेक्शन की डेफिनेशन हर बार 2 नंबर की पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 नंबर का, ये भी अक्सर पूछा जाता है। बस ये वाले 4 पॉइंट लिख देना। अब देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेगा, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शंस की क्या कंडीशन है, तो भी आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अब यहां पे आया है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि प्रजातंत्र। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। याद करो, आप पढ़ते आए हो, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा, 7th में भी आपने पढ़ा होगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को कुछ अधिकार मिले होते हैं, जैसे राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, कोई सा भी धर्म चुनने का अधिकार है। मेरा मन कर रहा है कि भैया मैं हिंदू बनना चाहता हूं, मैं हिंदू बनूंगा। मेरा मन कर रहा है मुझे तो मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा है, भाई मैं मुस्लिम। मेरा मन कर रहा है मैं दिल्ली में रहूंगा, भाई मैं दिल्ली रह सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके लिए क्या शर्तें हैं। नंबर 1, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही बात है यार, भाई मुझे कांग्रेस सरकार अच्छी लगती है, भाई मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे ये कहता है कि भाई तू बीजेपी को वोट डाल। तो यही होता है इंडिया के अंदर। आपका मन करता है आप आम आदमी को डालोगे, मेरा मन कर रहा है मैं बीजेपी को डालूंगा, किसी और का मन कर रहा है तो वो कांग्रेस का डालेगा, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। जो इलेक्शंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई साहब एक बार सरकार बन गई बीजेपी की तो अब बीजेपी की ही सरकार रहेगी, या एक बार कांग्रेस की सरकार रहेगी तो अब जीवन भर कांग्रेस की सरकार रहेगी। भाई तभी तो हमें मौका मिलेगा अगर कोई खराब काम कर रहा है उसे हटाने का और अच्छे आदमी को लाने का। तीसरा देखो, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझो। मान के चलो यार मैंने तो कर दिया बीजेपी को वोट ये सोच के कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया यार अमित शाह को, तो यार ये तो गलत है।
या मैंने कांग्रेस को वोट कर दिया ये सोच के कि सोनिया गांधी जी को बनाएंगे, और उन्होंने यार बना दिया क्या नाम है, राहुल गांधी को। तो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिस कैंडिडेट के नाम पे लोग वोट डाल रहे हैं वो ही चुन के आना चाहिए, फिर ये नहीं है कि दिखाओ कुछ और कर दो कुछ। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अरे भाई कितना आसान पॉइंट है भाई, इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, उसमें कोई नकलबाजी नहीं होनी। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में दारू बंटवा देते हैं, है ना, पैसे पैसे देके वोट खरीदते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई मेरे भाई। यहां पर जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट और ये चारों पॉइंट तुम लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? इस चीज को मैं तुम्हें इस तरह से समझाऊंगा इस एग्जांपल से। यार अगर तुम मार्केट में जाते हो एक मोबाइल लेने और मैं कहूं भाई बस पूरे के पूरे मार्केट में एक ही मोबाइल अवेलेबल है, केवल ये, भाई यही लेना पड़ेगा, तो तुम्हें ये वाली बात अच्छी लगेगी? या मैं कहूं यार मार्केट में ना भाई ये वाला मोबाइल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तेरा जो मन करे भाई वो ले ले, तो तुम कहोगे हाँ सर ये वाला ऑप्शन बढ़िया लग रहा है कि अब मुझे जो फोन मेरे बजट में होगा, जिसमें अच्छा प्रोसेसर होगा, जिसमें अच्छा कैमरा होगा, मैं तो बोलूंगा। तो अब आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है। तो क्वेश्चन है क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? भाई मान के चलो अगर वहां पे केवल पूरे हमें एक ही ऑप्शन मिले कि भैया एक ही है बस, मोदी जी मोदी जी, अब जो मोदी जी को पसंद नहीं करता वो क्या करें, है ना? तो हमें मोदी जी भी मिल रहे हैं, हमें राहुल जी भी मिल रहे हैं, हमें आम आदमी पार्टी भी मिल रही है और हमें और भी पार्टीज मिल रही है, जिसका जो जिसे मन करे उसे वोट दे। और हमें भी अच्छा लगेगा कि भैया जिन इनमें से जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, हम तो उसे वोट करेंगे। तो आंसर है क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल पार्टीज वर्क इवन हार्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल। यस यार, एक छोटी सी बात यहां पर समझो भाई, अगर एप्पल को मार्केट में रहना है, अगर सैमसंग को मार्केट में रहना है, तो ये क्या करेगा, इससे कंपीट करेगा या नहीं करेगा? यार मैं इससे अच्छा कैमरा बनाऊं, सैमसंग सोचेगा है, और वीवो सोचेगा यार मैं इससे कम दाम में फोन बना दूं। तो ये आपस में कंपीट करेंगे, जिसका फायदा कस्टमर को होगा। ऐसे ही जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपीट करेंगी, क्योंकि इन्हें लोगों की डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने डिमांड पूरी नहीं की तो क्या होगा, आने वाले इलेक्शन में इन्हें वोट नहीं मिलेंगे और ये हार जाएंगे। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारा जो सिस्टम है, यानी कि इंडिया का जो क्या सिस्टम है इसका, इलेक्शन का, भाई हमारे यहाँ लोकसभा में और विधानसभा में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और जो भी चुन के आता है उसका हर 5 साल बाद कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा भाई, दोबारा से इलेक्शन होंगे, और जब दोबारा इलेक्शन होंगे 5 साल बाद, तो उसे बोला जाता है जनरल इलेक्शन। एक और टर्म है इस चैप्टर में बाय इलेक्शन। अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नेता मर गया, या किसी बीमारी हो गई उसे बहुत भयंकर, या उसने रिजाइन दे दिया, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए केवल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शंस कराए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है बाय इलेक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। इस चीज को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि इंडिया यार एक छोटा कंट्री तो है नहीं भाई, इतना बड़ा है, अब पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शन कराना तो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है, किसमें, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की फॉर्म में। ये क्या है, आपने सुना होगा कि अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, आसाम में चुनाव आ रहे हैं, वहां पे चुनाव आ रहे हैं, तो हम पूरा कंट्री में एक बार में चुनाव ना करा के अलग अलग रीजन में चुनाव कराते हैं, और उसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल देते हैं। चिल्ड्रन यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब कर लो मुझे टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाबा 123। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 543, 543, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी मेंबर इलेक्ट होके आता है उसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में उसे बोल देते हो एमपी। इन द सेम वे अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, और 29 स्टेट्स के अंदर काफी सारी असेंबली, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है उसे आप बोलते हो एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हमारे यहाँ कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट जिन्हें एससी भी बोलते हो, या
एसटी जिन्हें आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी बोलते हैं, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं कि मतलब जैसे लोकसभा की बात करूं तो 84 सीट्स केवल जो रिजर्व हैं वो एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। और जो 47 जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब रिजर्व का मतलब इन सीट्स पे केवल और केवल कौन उम्मीदवार हो सकता है, या तो एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है, क्लियर है। अब इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, ये वाले मैं बता दी कि जो एससी की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें केवल एक ऐसा मेंबर जो कि कौन सी कास्ट से हो, शेड्यूल्ड कास्ट का हो, केवल वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है, वो ही उस जगह को भर सकता है। द सेम फॉलो होगा शेड्यूल्ड ट्राइब वाले में। इसी तरह से आपने सुना होगा कई स्टेट्स में या रूरल पंचायत में या गांवों में ओबीसी के लिए भी कुछ रिजर्व है, या कहीं कहीं आपने सुना होगा कि औरतों के लिए भी आजकल क्या है रिजर्व सीट्स बना दी गई हैं। आपने सुना होगा कि गांवों में प्रधान वगैरह लेडीज को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात करेंगे भैया वोटर लिस्ट की। अब जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में जो वोट करेंगे वो तो वोटर्स ही करेंगे ना। तो वोटर्स कौन होते हैं? जो भी एडल्ट है, ठीक है, जो भी एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हो गए हैं, जो 18 प्लस हैं इंडिया के अंदर, दे कैन ओनली वोट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। जो लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए एक वोटर लिस्ट तैयार होती है, और ये वोटर लिस्ट कौन तैयार करती है? सरकार तैयार करती है, ठीक है। अब बात आती है भैया नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मतलब तुम्हारे घर से कोई तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, या तुम्हारा कोई पड़ोसी है, वो कहता है भैया मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। तो इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? मिनिमम 25 साल का वो पर्सन होना चाहिए, उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, उसे कुछ पैसा भी जमा करना पड़ेगा जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, उसे लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लीगल डिक्लेरेशन क्या है कि भैया उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, उसके पास कितनी संपत्ति है उसे बताना पड़ेगा, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और ये सारी चीजें जो आम पब्लिक है उसे पब्लिक को बताई जाती है ताकि पब्लिक ये सारी चीजें देख के उसे वोट करे या वोट ना करे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हर पार्टी क्या करती है? अपना प्रचार करती है। जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पे अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है, इसे बोलते हैं कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो इसलिए होता है ताकि हर पार्टी अपनी बात को फ्रीली और ओपन डिस्कशन कर पाए, अपने बारे में बता पाए, ठीक है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को 2 हफ्तों का टाइम देता है, 2 वीक्स का टाइम देता है, ठीक है। और जनरली जो ज्यादातर पार्टीज हैं वो किस तरह के स्लोगन्स यूज करती है? वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हम जमीन दिलवाएंगे किसानों को, फ्री में बिजली देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, लोन माफ कर देंगे, और ज्यादा नए रोजगार देंगे। इस तरह की बातें सारी पार्टीज करती हैं ज्यादा वोट लेने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने ना कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। क्या रूल बनाए हुए हैं? कि भैया कोई भी पार्टी ना ब्राइब नहीं देगी, मतलब रिश्वत नहीं देगी। कोई भी पार्टी वोटर्स को धमकी नहीं देगी कि हमें ही वोट डालो, ठीक है। कोई भी पार्टी कास्ट के बेस पे, रिलीजन, धर्म के बेस पे वोट नहीं मांगेगी, ठीक है। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगी। ये नहीं कि गवर्नमेंट की गाड़ियों का यूज करेगी इलेक्शन कैंपेन के लिए, या गवर्नमेंट की किसी भी रिसोर्स का यूज नहीं करेगी। अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो उसमें 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपए से, आपने देखा होगा जोर शोर से खूब मतलब बड़ी बड़ी रैली निकाली जाती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है तो इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अब कुछ और रूल्स देख लो क्या है इलेक्शन कमीशन के। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गए, तो इस तरह की चीजें का यूज नहीं होगा, इस तरह के प्लेसेस का यूज नहीं होगा इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल भी। ये वाली बात आपको ऑलरेडी बता दी, गवर्नमेंट के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए उसके बाद कोई भी मिनिस्टर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में के बारे में, किसी भी बड़ी पॉलिसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगा जब तक कि चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। अब हम बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स की। मतलब क्या होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है, जो एडल्ट हैं, जो 18 साल से बड़े हैं, वो पोलिंग बूथ में जाएंगे। वहां पे ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, लोग वो आइडेंटिफाई करेंगे कि सही आदमी आया है, सही औरत आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फर्जीवाड़ा है। फिर वो उसके क्या नाम है, उंगली पे एक निशान लगाए, आप देखा होगा एक शाही का निशान लगा देते हैं, फिर वो वहां पे वोट डाल सकते हैं,
जब ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है तो हर पार्टी का एक एजेंट अंदर बैठा होता है ये देखने के लिए कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा, सब कुछ काम फेयर चल रहा है या नहीं चल रहा। पहले जो इलेक्शंस होते थे काफी टाइम पहले तो वो बैलेट पेपर पे होते थे क्योंकि हमारे पास मशीन्स नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम करते हैं ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस तरह की होती है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, इस तरह के बटन्स लगे होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हर पार्टी का सिंबल यहाँ पे रहता है, तो जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहते हो उसके सिंबल के आगे आप इस तरह से बटन दबा देते हो। अब क्या होता है, जब फाइनली पोलिंग हो जाती है, मतलब इलेक्शंस हो जाते हैं, तो जो ईवीएम मशीन है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसे सील कर दिया जाता है, सिक्योर्ड प्लेस पे ले जाया जाता है और फिर काउंटिंग करी जाती है। काउंटिंग करने के बाद जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसका जो लीडर था उसे इलेक्ट कर लिया जाता है, और जो दूसरी पार्टीज हैं उन्हें भी बताया जाता है कि उन्हें कितनी वोट मिले हैं। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक क्यों है, फेयर क्यों है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराती है वो किसी के भी दबाव में काम नहीं करती। दूसरा, मास पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मोस्टली सारे के सारे लोग, लगभग आपने देखा भी होगा टीवी में इस तरह से आता है, बिहार में 93% लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, सब लोग मतलब जो इलेक्शंस हैं उसके लिए मतलब मोटिवेटेड होते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंजेस क्या आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। मनी पावर, आपने देखा होगा भैया, जिसके पास ज्यादा पैसा उसका ज्यादा बोलबाला रहता है। कुछ लोग अपने क्रिमिनल कनेक्शन का यूज करते हैं, थ्रेट देते हैं कि तुम हमारे अपोजिट में टिकट मत लो, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम्हारी लड़की को उठवा लेंगे, कुछ इस तरह के। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज, वैसे तो नेता वगैरह ये कहते हैं कि हम लोग भाईचारा नहीं दिखाते, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी ही वाइफ को, अपनी ही भतीजी को, अपने ही मामा के लड़के को टिकट दिलवा देंगे, ठीक है। और हम जैसे छोटे लोगों के लिए टिकट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो स्मॉलर पार्टीज है, आपने देखा होगा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन पार्टीज का बोलबाला रहता है जहां पे, जबकि छोटी पार्टीज अक्सर दब जाती हैं। अब बात करेंगे लास्ट में एक क्वेश्चन की, इन इंडिया इलेक्शंस फॉर विच ऑफ दीज टू बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, कौन सी दो बॉडीज में इंडिया के अंदर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी, उसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।